हालांकि इससे पहले चूंकि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तभी ये कयास लगाया गया था कि हो सकता है कि बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने विधानसभा में आरपीएन सिंह को प्रत्याशी न बनाकर अब राज्यसभा में इनको भेजने का फैसला किया है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरपीएन सिंह को लेकर जो खबर आ रही है वो ये है कि जो अगला कैबिनेट विस्तार होगा उसमें आरपीएन सिंह को भी जगह मिल सकती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आरपीएन सिंह के अलावा जो बाकी के प्रत्याशी हैं, क्योंकि उनका चयन भी बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर किया है। चाहे हम संगीता बलवंत की बात करें जो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, गाजीपुर से आती हैं, साधना सिंह जो पूर्व विधायक रह चुकी हैं, मुगलसराय से आती हैं, या फिर तेजबेग चौधरी की बात करें जो मथुरा से आते हैं। तो सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जो ये 7 सीटें हैं जिस पर बीजेपी के प्रत्याशियों का जीतना बिल्कुल तय माना जा रहा है, ये एक खास क्षेत्रीय और जो जातिगत समीकरण है उसको ध्यान में रखकर ये समीकरण बिठाया गया है। अविनाश, बिल्कुल जो क्षेत्रीय जातीय समीकरण का जिक्र आपने किया है, लेकिन 7 प्रत्याशी जो बनाएंगे बीजेपी ने उसमें बहुत माथापची भी की गई है, दिमाग लगाया गया है, क्योंकि एक तरफ हम समाजवादी पार्टी ने जो 3 प्रत्याशी उतारे हैं उसमें उन्हीं के दल में उनके ऊपर आरोप लग गए हैं कि आपने पीडीए का जो नारा दिया है, पीडीए के अंतर्गत आपने प्रत्याशियों का चयन नहीं किया है। एक तरफ आपने देखा महासचिव पद से मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, दूसरी तरफ पल्लवी पटेल ने सीधे आरोप लगाया कि आपने पीडीए का ध्यान नहीं दिया, और दूसरी तरफ जो बीजेपी ने प्रत्याशी उतारे हैं ये 7 अलग अलग जातियों से हम बात कर लें या फिर जो समीकरण उन्होंने सेट किए हैं, क्या है वो? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, क्योंकि उसमें हम जया बच्चन की बात करें या फिर आलोक रंजन की बात करें, देखिए सबसे ज्यादा जो सवाल उठ रहे हैं वो जया बच्चन और आलोक रंजन के ऊपर। हालांकि आलोक रंजन क्योंकि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया था, और क्योंकि पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन जो सहयोगी दल हैं समाजवादी पार्टी के, उनका यही आरोप है कि एक तरफ आप पीडीए की बात करते हैं, आप पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन जब आप सूची जारी करते हैं और खासतौर पर राज्यसभा जो कि सबसे उच्च सदन माना जाता है, तो उसमें इस समाज की जो भागीदारी है वो ना के बराबर होती है। तो यही सवाल खड़ा किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। हालांकि अभी खुलकर तो बहुत कुछ नहीं बोला है, लेकिन नाराजगी है। हालांकि देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ आपने महासचिव के पद से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन एमएलसी के पद पर आप बने हुए हैं, लेकिन पल्लवी पटेल का किनारा करना निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है समाजवादी पार्टी के ऊपर। और समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है पीडीए, खासतौर पर जो एजेंडा है पीडीए उसके ऊपर, तो देखिए ये कह सकते हैं कि इससे मैं बोल रहा हूँ कि चूंकि जो मुकाबला है दिलचस्प होता जा रहा है। और अगर क्रॉस वोटिंग होती है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि पिछले राज्यसभा चुनाव में सपा के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और उसका नतीजा ये हुआ था कि भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे। तो वैसे में अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल वाली बात सामने होगी, क्योंकि देखिए ये तो सिर्फ राज्यसभा का चुनाव है, लेकिन जो मैसेज होगा उस मैसेज के लिहाज से बात करें तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, चूंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन अगर मैसेज गलत जाता है कि पीडीए सिर्फ दिखावा है, धरातल पर कुछ और है, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी की सेहत के लिए ये जो मैसेज होगा वो कहीं से भी ठीक नहीं होने वाला है। बिल्कुल अविनाश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस दौरान तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे। बीजेपी के 7 राज्यसभा कैंडिडेट आज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी ने सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, चौधरी तेजवीर सिंह, संगीता बलवंत, साधना सिंह और नवीन जैन को राज्यसभा कैंडिडेट बनाया है, जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सुधांशु त्रिवेदी की बात करें तो भाजपा के द्वारा ऐलान किए गए 7 राज्यसभा सदस्यों में सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी को ही दोबारा मौका दिया गया है। ये पहले भी राज्यसभा सांसद थे, अब दोबारा से इन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। चूंकि लखनऊ के रहने वाले हैं, यह भी माना जा रहा है कि दूसरी बार इनको मौका देने के पीछे बीजेपी का ब्राह्मण मैनेजमेंट है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और 7 ही कैंडिडेट को देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट बीजेपी की तरफ से रखा गया है, इसलिए हर समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है। आरपीएन सिंह की बात करें तो पूर्वांचल साधने के लिए आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेजा जा रहा है, और जिन्हें भाजपा ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। 2022 के लोकसभा चुनाव से पहले आरपीएन सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का हाथ थामा था, और आरपीएन सिंह संथावर कुर्मी जात से आते हैं, इसलिए पूर्वी यूपी के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है। पूर्वांचल के कई जिलों में आरपीएन सिंह की जाति की अच्छे वोट बैंक, वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है, इसलिए पूर्वांचल को साधने के लिए आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेजा जा रहा है।
और अगर अगले कैंडिडेट की बात करें, अमरपाल मौर्य, बीजेपी के संगठन में लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं अमरपाल मौर्य। मौजूदा समय में संगठन के प्रदेश महामंत्री के पद पर तैनात हैं और अमरपाल मौर्य भी पिछड़ी जात से आती हैं, यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। फिर भी बीजेपी इन्हें राज्यसभा भेज रही है और अमरपाल मौर्य को राज्यसभा सदस्य बनाकर रायबरेली सीट पर लोकसभा चुनाव में मौर्य समाज को साधने की तैयारी की जा रही है। तो सोचिए किस तरह से बीजेपी हर एक रणनीति पर, छोटी छोटी रणनीति पर काम कर रही है। रायबरेली जाति और क्षेत्रीय समीकरण को देखें तो वहां पर ठाकुर, ब्राह्मण, यादव और मौर्य समाज की अच्छी खासी आबादी है। यही वजह है कि एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहां से चुने गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि अब समाजवादी पार्टी में है और अब यहां से अमरपाल मौर्य जो कि राज्यसभा भेजे जा रही हैं, उनके जरिए लोकसभा के चुनाव को साधने की कोशिश की जाएगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक कैंडिडेट अपना नामांकन दाखिल करता हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण भी मौजूद हैं। तेजवीर सिंह की बात करें, चौधरी तेजवीर, जाट बिरादरी से आने वाले चौधरी तेजवीर सिंह मथुरा के रहने वाले हैं। मथुरा और 3 बार भाजपा के सांसद भी रह चुके हैं। अब बीजेपी चौधरी तेजवीर सिंह के जरिए जाट बिरादरी को बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। मुरादाबाद के भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करने के पीछे भी यही कारण था। और दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि अब बीजेपी और आरएलडी का भी गठबंधन हो चुका है, जिससे पूरे पश्चिम और ब्रज क्षेत्र में जाट बेल्ट को मजबूती मिलेगी। तो सोचिए, पश्चिमी यूपी को भी साधने की बीजेपी की तरफ से पूरी रणनीति इसके पीछे साफ तौर से नजर आ रही है। जाटों के बीच में अपने विश्वास को और भी ज्यादा प्रखर बनाने के लिए बीजेपी ने चौधरी तेजवीर सिंह को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। इसके अलावा संगीता बलवंत की बात करें तो बिंद मल्ला की नाराजगी को दूर करने के लिए संगीता बलवंत को राज्यसभा भेजा जा रहा है। पूर्वांचल के गाजीपुर से आने वाली संगीता बलवंत को बीजेपी ने राज्यसभा के प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। वो अपना नामांकन भी दाखिल करने के लिए पहुंची हुई हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और संगीता बलवंत बिंद मल्ला समाज से आती हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा ने उन्हें पहली बार सदर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था, जहां भारी वोटों से उन्होंने जीत भी हासिल की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बिंद समाज की नाराजगी की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब डॉक्टर संगीता बलवंत को राज्यसभा प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने इस समाज को साधने की भी पूरी तैयारी कर ली है। और बीजेपी ने गाजीपुर में 1.5 लाख से ज्यादा बिंद वोटर के साथ ही पिछड़ी जाति के वोटर्स को भी साधने का प्रयास किया है। साधना सिंह की बात करें तो साधना सिंह चंदौली से आती हैं, मुगलसराय से विधायक भी रही हैं। चंदौली जिले से आने वाली साधना सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के रूप में प्रत्याशी बनाया है और वो भी अपना नामांकन दाखिल आज करेंगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आरपीएन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है और 7 प्रत्याशी इस वक्त मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नजर आ रही हैं। साधना सिंह की बात करें तो चंदौली जिले से आती हैं साधना सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के रूप में इन्हें प्रत्याशी बनाया है। साधना सिंह मुगलसराय विधानसभा सीट से विधायक भी रही है, लेकिन बीजेपी ने 2022 में उनका टिकट काट दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब उन्हें राज्यसभा भेजकर उनके क्षेत्र के मतदाताओं को साधने की फिराक में है। वैसे साधना सिंह क्षत्रिय बिरादरी से आती हैं और अपने क्षेत्र में साधना की अच्छी खासी पकड़ भी है, इसी वजह से उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। नवीन जैन की बात करें तो बीजेपी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे नवीन जैन और जिन्हें अब राज्यसभा बीजेपी की तरफ से भेजा जा रहा है। जैन आगरा के पूर्व महापौर भी रह चुके हैं और लंबे समय से पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। नवीन जैन ने बीजेपी में रहते हुए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई हैं और नवीन जैन का फतेहपुर सीकरी की लोकसभा सीट पर भी अच्छी खासी इनकी पकड़ है, क्योंकि नवीन जैन एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं, व्यापारी भी हैं, इसीलिए उनका व्यापारियों के बीच में बहुत अच्छा खासा प्रभाव है और अच्छी खासी पकड़ भी है। इसीलिए बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी की है। तो सभी का देखिए नामांकन दाखिल हो चुका है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो ये लखनऊ से सीधी तस्वीरें, सुधांशु त्रिवेदी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आ रहे हैं। सभी कैबिनेट मंत्री